हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स और आज हम बात करेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज हम बात करेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो, स्यूडो का मतलब क्या होता है? विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, एक होती है असली, एक होती है नकली। अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पहले तो तुम्हें बता दूं, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है। मतलब ये कि अगर हम कंडीशंस को चेंज कर दें तो रिएक्शन का ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस पर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाती है। तो उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हम एग्जांपल से इसको डिस्कस करेंगे। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर ले लिया हमने RCOOR'। ठीक है, अगर हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड तो ये ब्रेकडाउन हो जाएगा एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड में और एक अल्कोहल में। ठीक है, ये एस्टर है, इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया, ठीक है, इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है, अब मान लो ये दो रिएक्टेंट है। अगर एक रिएक्टेंट जो है वो बहुत ही लेस अमाउंट में है, मान लो ये है 0.01 इसके मोल हमने लिए और इसके लिए हमने 10 मोल्स। ठीक है, 20 was 0 इनिशियली। मतलब कि वो रिएक्शन, हम इसमें कंडीशन चेंज करेंगे। ये रिएक्शन एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, लेकिन कंडीशंस पे ये फर्स्ट ऑर्डर बन जाएगी, इसलिए ये एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक है, तो जैसे कंडीशंस क्या है, दो रिएक्टेंट हमने लिए, एक रिएक्टेंट बहुत ही एक्सेस अमाउंट में है और एक रिएक्टेंट बहुत ही क्या है, लेस अमाउंट में। ठीक है, तो दोनों रिएक्ट कर गए एट एनी टाइम t। ठीक है, लेते हैं। ठीक है, ये छोड़ो, थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन तो करने की जरूरत नहीं है। ये 0.1 मोल और ये 0.1 मोल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि दो रिएक्टेंट हमने लिए, एक रिएक्टेंट लेस अमाउंट में है, एक रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में है। ये है एक्सेस अमाउंट में और ये ले लिया हमने लेस अमाउंट में। ठीक है, रिएक्ट कर जाएगा, ये रिएक्शन होगी। ठीक है, चलो अब इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो क्या होगा? वैसे तो इस रिएक्शन का रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर CH3COOC2H5 इसकी मोलर कंसंट्रेशन और इनटू में वाटर की मोलर कंसंट्रेशन। इस रिएक्शन का जो एक्चुअल रेट था वो था ये। ठीक है, इनके कोएफिशिएंट 1 है। एक्चुअल में रेट ये था, लेकिन अब क्योंकि ये बताओ कि इस रिएक्शन में ये एक्सेस अमाउंट में है तो दोनों रिएक्ट कर गए, इसका अमाउंट तो ऑलमोस्ट क्या रहा, सेम, कांस्टेंट। तो इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। ये मैंने k डैश मान लिया। ठीक है, अब एक कांस्टेंट ये और एक कांस्टेंट ये, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कांस्टेंट होगा, हमने मान लिया k। बिकॉज k dash into में molar concentration of water will be equals to k। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये इसका अमाउंट तो कांस्टेंट ही रहा ना रिएक्ट करने के बाद भी, कोई ज्यादा फर्क नहीं है कंसंट्रेशन। तो इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी, k डैश हमने कांस्टेंट लिया था तो दो कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगी, कांस्टेंट। तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो क्या आ गया, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थी, लेकिन अब इस कंडीशन पे ये हो गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन को जो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं है लेकिन किसी कंडीशंस पे वो फर्स्ट ऑर्डर बन जाती है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और एक चीज ध्यान रखना
ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट जो है लेस अमाउंट में होगा बहुत ही, और एक होगा बहुत ही एक्सेस अमाउंट में, तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है, जो रेट है, वो किस पे डिपेंड करेगा? उस रिएक्टेंट पे जो कि लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, क्योंकि वो रिएक्ट करके पहले क्या हो जाएगा? खत्म। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर तुम्हारा? तो यही था फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर बात करूं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ना था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट की, जिसमें हमने एक इक्वेशन पढ़नी है। बेसिकली इक्वेशन है अर्हेनियस इक्वेशन, कि टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट के पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमने एक फैक्टर पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट बढ़ता है, और ये भी पढ़ा था कि अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर हम 10 डिग्री रेस कर दें तो उसका जो रेट है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? डबल। तो एक इक्वेशन है जो अर्हेनियस ने दी थी, जो बेसिकली एक रिलेशनशिप है टेम्परेचर का और रेट कांस्टेंट के। इक्वेशन क्या है वो? K is equals to A e की पावर माइनस EA/RT। ये इक्वेशन दी थी अर्हेनियस ने, जिसको हम अर्हेनियस इक्वेशन के नाम से जानते हैं। यहां पर सबको पता है K क्या है? रेट कांस्टेंट है। A क्या है? इसको अर्हेनियस फैक्टर भी बोलते हैं, और इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। ये इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कह देते हैं। इसके बाद EA, इसको हम किस नाम से जानते हैं? दिस इज आवर एक्टिवेशन एनर्जी। R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T है टेम्परेचर। तो ये इक्वेशन जो अर्हेनियस ने दी थी बेसिकली वो क्या है? रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट की। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। E एक्सपोनेंशियल है इस केस में, मैथ्स में पढ़ा होगा तुमने एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। एक्सपोनेंशियल हटाने के लिए क्या लेना? लॉग लेना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो ये इक्वेशन हो जाएगी ln ऑफ k इज इक्वल्स टू, ये हो गया log m log n, तो क्या बनेगा? log ऑफ mn क्या होता है? log m प्लस log n, लेकिन एक्सपोनेंशियल कट जाएगा, फिर बन जाएगा x की पावर n, तो पावर नीचे आ जाएगी, ये बनेगा माइनस k EA/RT। दिस इज आवर फॉर्मूला नंबर सेकंड। ठीक है, यह है सब में। अच्छा, इस इक्वेशन को हम ये भी लिख सकते हैं, और log की फॉर्म में लिखने के लिए log a minus k EA by 2.303 RT। This is our equation number third। वो ये ln a को इधर ले जाओ, ln k minus ln a, ये हो जाएगा ln of k by a। ln को log में कन्वर्ट करोगे तो 2.303, वो नीचे लाओगे तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसको वापस इधर ले आओ, तो इसको इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, यहां तक आ गए सब में। अब हम पढ़ेंगे कि मान लो किसी रिएक्शन के लिए एट टेम्परेचर T1 जो रेट कांस्टेंट है वो है K1, और अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं T1 से T2 तो टेम्परेचर रेट कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा K1 से K2। ठीक है, इक्वेशन थर्ड यूज करेंगे हम। थर्ड इंप्लाइज, देखना इसको मैं लिख सकता हूं log of K2 at T1 टेम्परेचर इज इक्वल्स टू log of A कांस्टेंट रहेगा, माइनस के एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट रहेगी 2.303। ठीक है, या तो ये वाली इक्वेशन यूज कर लो या ये वाली इक्वेशन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सेकंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा सॉल्व करना। ln की फॉर्म में ln of K2
ln ऑफ ए माइनस ई ए बाई आर कॉन्स्टेंट है T1। ये इक्वेशन आ गई इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन का यूज कर रहा हूं। एट T1 टेम्परेचर रेट कांस्टेंट K1 होगा किसी रिएक्शन के लिए जिसके लिए A कांस्टेंट और E कांस्टेंट है। अब उसी रिएक्शन के लिए अगर हम उसी रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज कर दें तो टेम्परेचर चेंज कर दिया आपने T2 तो रेट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा K1 से K2। ये तो कांस्टेंट ही रहेगा सेम रिएक्शन के लिए। एक्टिवेशन एनर्जी R कांस्टेंट K कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया T2। ये इक्वेशन हो गई इक्वेशन नंबर 5। तो अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेट कांस्टेंट K भी चेंज होगा, बाकी सारे कांस्टेंट है। ठीक है, अब मैं इनमें रिलेशन निकालना चाहता हूं। देखना भाई इक्वेशन 5 में से माइनस कर रहा हूं मैं इक्वेशन 4। ठीक है, ये क्या बन गया बताओ, ln ऑफ K2 माइनस K ln ऑफ K1 इज इक्वल्स टू, ये आ गया ln ऑफ A, ठीक है, माइनस K EA बाई RT2 और माइनस K ln ऑफ A माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा EA बाई RT1। ln ऑफ A से ln ऑफ A कैंसिल हो जाएगा। ये फॉर्मूला अपनी क्या, log m माइनस log n। तो क्या होता है log ऑफ m बाई n इज इक्वल्स टू, इसको पहले लिख रहा हूं EA बाई R कॉमन ले लिया मैंने, इसको पहले लिख रहा हूं इसको बाद में। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया बताओ, 1 बाई T1 माइनस K 1 बाई T2। भाई ये माइनस का था ना 1 बाई T2, वो प्लस का था, तो EA बाई R कॉमन लोगे तो 1 बाई T1 माइनस K 1 बाई T2। ln को log में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 2.303 log ऑफ K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू EA बाई R T1 T2, ऊपर आ जाएगा T2 माइनस के T1। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला आ गया हमारे पास log ऑफ K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू EA बाई 2.303 R T2 माइनस T1 बाई T1 T2। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बेसिकली हमें एक रिलेशन दे रहा है कि हम किसी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K1 अगर हमें पता हो किसी टेम्परेचर T1 पे, और टेम्परेचर अगर हम चेंज करते हैं T1 से T2 तो हम उसका रेट कांस्टेंट K2 निकाल सकते हैं। तो एक तो फॉर्मूला ये रन करना है तुम्हें, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ये वाला फॉर्मूला एक फर्स्ट, एक सेकंड और एक थर्ड, ये फॉर्मूले जो है वो डायरेक्टली यूज होंगे न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स बिल्कुल डायरेक्ट है, बस लॉग एंटी लॉग में आना चाहिए। तो ये तो थी मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन जो कि एक रिलेशन देता है टेम्परेचर का विद रेट कांस्टेंट K। अब हम पढ़ेंगे एक ग्राफ। ठीक है, हम ग्राफ की बात करेंगे। इसमें ग्राफ आता है, ग्राफ है 1 बाई T विद ln ऑफ K। ln ऑफ K एक ग्राफ इसमें आता है अर्हेनियस इक्वेशन में, जो कि रिलेशन है ln ऑफ K विद 1 बाई T। ठीक है, अब टेम्परेचर का और K का तो डायरेक्ट रिलेशन है, 1 बाई T करेंगे तो कैसा आ जाएगा, इनवर्स आएगा, मतलब इस तरीके का आएगा, ग्राफ आएगा ऊपर से नीचे। ठीक है, ln ऑफ K और T। अब हमें इक्वेशन यूज करनी है ln ऑफ K और T वाली, तो इक्वेशन हम यूज करेंगे ये वाली। अच्छा, ये हो जाएगा y एक्सिस एक काट रहा है तो y इंटरसेप्ट इसमें क्या होगा, ln ऑफ A। ठीक है, ये y इंटरसेप्ट है। तो हमने वही है मैथ्स में इक्वेशन यूज करनी है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। c क्या होता है, y इंटरसेप्ट इसमें क्या है, ln ऑफ A। ठीक है, और y एक्सिस क्या है, y क्या है, ln ऑफ K, ln ऑफ K। ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हम, सेकंड। तो y इज इक्वल्स टू, ये तो सीधा ही आ गया, mx प्लस kc। इक्वेशन क्या है बताओ, ln ऑफ k इज इक्वल्स टू, उसको आगे लिख रहा हूं मैं, माइनस के EA बाई RT और प्लस के ln ऑफ A। ये हो गया c, ये हो गया y, mx है, mx क्या आ गया, माइनस के EA बाई R। तो क्योंकि स्लोप डाउनवर्ड है तो नेगेटिव ही आएगा, स्लोप आ जाएगा माइनस EA बाई R। तो इसमें एक ग्राफ था ये, जो कि हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का यूज करके हम स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज होगी क्लियर।
चलो इसके बाद इस चैप्टर का आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कॉलिजन थ्योरी एंड इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम कॉलिजन थ्योरी की। देखो कॉलिजन थ्योरी, कॉलिजन का मतलब तो सबको पता होता है टकराना, बोmbardment। कॉलिजन थ्योरी कहती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो कब और कैसे होती है, जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जो उनका कॉलिजन, जब वो कोलाइड करेंगे तो उनका जो कॉलिजन है वो इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव का मतलब इतनी एनर्जी उनके अंदर होनी चाहिए कि दैट विल रिजल्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, और द मिनिमम एनर्जी which the reactant molecules must be having so as to result in a chemical reaction, उस एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के अंदर थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, तभी होगा इफेक्टिव कॉलिजन और तभी जो है रिएक्टेंट चेंज होंगे प्रोडक्ट में। अब ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि हर एक रिएक्शन में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी है वो होनी चाहिए थ्रेशोल्ड, मतलब थ्रेशोल्ड होगी। हो सकता है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी हो, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी तो पोजेस करते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। मान लो थ्रेशोल्ड एनर्जी है 100 जूल किसी रिएक्शन के लिए और एनर्जी है 99 जूल, तो ऑफ कोर्स इफेक्टिव कॉलिजन नहीं होगा और रिएक्शन नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, अब ये रिएक्शन अगर नहीं हो रही है, ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सपोज मैंने 1 जूल एनर्जी इसको दे दी, ये तो है एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ये क्या है एनर्जी गिवन यानी एक्टिवेशन एनर्जी, और 100 जूल अब ये क्या हो गई थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, एक रिलेशन है हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालने का। थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके इक्वल होती है, इन दैट केस व्हेन द रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस, एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ऑफ कोर्स वो कमी होगी, तभी उसमें हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे उसको एक्टिवेट करने के लिए, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, एक्टिवेशन एनर्जी। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है ईटी, ये एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, और ये एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी होती है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को देंगे ताकि उसकी जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल आ जाए, ताकि जो कॉलिजन है वो इफेक्टिव हो और रिएक्शन हो, यानी कि रिएक्टेंट विल गेट चेंज इनटू द प्रोडक्ट। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे एक ग्राफ की जो कि है पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में। ठीक है, एक ग्राफ हम इसमें डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक है ये, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब ये तो सबको पता है कि जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन के रेट को यानी कि स्पीड को बढ़ाता है हमेशा। ठीक है, कैसे बढ़ाता है, जो कैटलिस्ट है बेसिकली इट lowers the activation energy, वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है। देखो लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर इज द केमिकल रिएक्शन। एक्टिवेशन मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे, अगर हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो रिएक्शन अपने आप ही हो जाएगी, यानी कि वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। ठीक है,
तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, लो। अब हम एक ग्राफ की बात करेंगे जो कि पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में ग्राफ है। एक तो पोटेंशियल एनर्जी और एक है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। इससे पहले हम कैटलिस्ट की बात कर लें। एक रिएक्शन हम लेंगे, रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन जो है वो कंबाइन होकर बना रही है HI। देखो यूं तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को यानी स्पीड को बढ़ाता है विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग इन एनी केमिकल चेंज, मतलब खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है रिएक्शन में। अब इसका मैकेनिज्म थोड़ा समझने की कोशिश करो। जैसे हाइड्रोजन है HH, आयोडीन है, इनके अपने अपने बॉन्ड है, ठीक है। अब पहले क्या होगा, इसमें बनेगा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कैसे बनेगा वही देख लो कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है, हाइड्रोजन आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देगा तो ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही ये हाइड्रोजन इस आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट होगा तो इसका अपने के साथ टूटना स्टार्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट एक वो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो हम रिएक्शन में डालते हैं जब हम मैकेनिज्म करते हैं, ठीक है, जो बेसिकली प्रोड्यूस होता है बिटवीन द रिएक्शन, इसको इंटरमीडिएट बोलेंगे। फिर क्या होगा, ऑफ कोर्स ये बॉन्ड टूट जाएंगे, क्या बन जाएंगे, दो मॉलिक्यूल ऑफ HI। तो ये है मैकेनिज्म की कैटलिस्ट कैसे काम करता है। कैटलिस्ट जो है रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। वो पहले बेसिकली एब्जॉर्ब हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द रिएक्टेंट, उसके बाद पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, फिर वो सेपरेट हो जाता है, यानी कि वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता इन द केमिकल रिएक्शन। अब हम बात करेंगे, ये एनर्जी है सिंपल, ये एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कैसे चल रही है। तो इनिशियली मान लो प्रोडक्ट, हम बात कर रहे हैं रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी, ये रिएक्शन चल रही है तो एनर्जी मान लो यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी है रिएक्टेंट की, ठीक है। ये है एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट। अब और मान लो ये है एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट, ठीक है। अब एनर्जी जो है एक्टिवेशन से कम है, सॉरी ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या है ये, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये है एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, कुछ ना कुछ एनर्जी है, ठीक है, समझ आया तक। तो अब क्योंकि एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम है तो इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको एक्टिवेट करने के लिए। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ग्राफ ऐसे बनेगा, ये इसको टच करते हुए फिर नीचे की तरफ ऐसे, यहां पर ये हो गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, ये बन गया प्रोडक्ट, ये है एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। इसको डॉटेड से दिखा रहा हूं, लाइन खींच दी मैंने ऐसे, ठीक है। ये आ जाएगा चेंज इन एनर्जी और फॉर द रिएक्शन चेंज इन एंथैल्पी कह सकते हो, ठीक है। और ये जो है ये आ जाएगी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, जो हमने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दी है, ये आ जाएगा चेंज इन एनर्जी, ठीक है। वही रिएक्टेंट वैसे तो होता है प्रोडक्ट माइनस का रिएक्टेंट, ठीक है। तो ग्राफ बनेगा इस तरीके से, पहले वो एक्टिवेटेड होगा, रिएक्शन हो गया, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ये किसके लिए पढ़ा हमने, रिएक्शन ऑफ S2 + I2 गिव राइज टू HI, इसको बैलेंस कर देना, ठीक है। तो ये ग्राफ है, इसको एक बार पढ़ लेना। बाकी चैप्टर में कुछ कराने का था नहीं, न्यूमेरिकल्स बता देता हूँ। न्यूमेरिकल्स बिल्कुल डायरेक्ट हैं, जो कि फॉर्मूलेस पर बेस्ड हैं, तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और कोई डाउट हो तो भाई फिर उसको आगे डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।